हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करना सिखाई थी। चलिए आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज कुछ और जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चों। आपको ये एज इट इज़ नोट डाउन कर लेने। चलिए तो मैं आपको फॉर्मेट बना देता हूँ एक जर्नल एंट्री का। इसके अंदर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और आपको वो एज इट इज़ बच्चों नोट डाउन कर लेने हैं फिर बाद में। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट बच्चों, परचेज़ रिटर्न आपने नाम सुना होगा, अभी लास्ट हमने किया था। परचेज़ रिटर्न या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अगर कभी परचेज़ रिटर्न हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होती है? उसकी होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ये आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसका बच्चों बीइंग मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बीइंग नहीं लिख रहा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बीइंग आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग परचेज़ रिटर्न, या आप कह सकते हो गुड्स रिटर्न टू श्याम। ये जो भी क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप इसमें लगा सकते हो बी। नेक्स्ट बच्चों, सेल्स रिटर्न भी होती होगी, फिर परचेज़ रिटर्न है तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। यानी अगर मैं सेल्स रिटर्न बोलूँ या फिर रिटर्न इनवर्ड्स बोलूँ, इनका मीनिंग सेम है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि बच्चों, अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और उसको रिटर्न करेंगे तो वो आउट होगा आपके पास से, आउट यानी बाहर चला जाएगा आपके पास से। और अगर हम सेल करते हैं तो सेल करते हैं और अगर वो रिटर्न आ रहा है यानी वापस आ रहा है तो वो इन हो रहा है आपके पास। ठीक है, ये इसको याद करने का तरीका है। इसकी एंट्री होती है बच्चों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, या फिर बच्चों कैश भी हो सकती है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैसे? मेरे पास सेल्स रिटर्न आई तो या तो मैं उससे बोलूँगा ठीक है तुमने मुझे मेरी सेल या मेरे गुड्स वापस कर दिए, अब मैं तुम्हें इसका पैसा बाद में दूंगा, या फिर मैं उसी टाइम उसको पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लिया। अभी बच्चों नोट डाउन मत करना, सारी एंट्रीज समझना, फिर मैं आपको पेज रोक दूंगा यहाँ पे वीडियो, तो आप आराम से इसको नोट डाउन कर लेना। थर्ड है बच्चों, कभी अगर हम कोई भी एक्सपेंस पेड करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? सर ये तो आपने पहले भी कराया हुआ है हमको, जैसे कि आपने बताया था सैलरी होगी या फिर रेंट होगा। तो जो भी चीज़ हम एक्सपेंस पे करेंगे तो रेंट, सैलरी या फिर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, या तो आप कैश से पे करोगे बच्चों या फिर चेक से। चेक के लिए हम बैंक यूज़ करते हैं। क्लियर है? इन सब का बीइंग नहीं लिख रहा बच्चों में, बीइंग यही है, सैलरी पेड टू मोहन, ये सब इनके बीइंग बन जाएंगे जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। फोर्थ एंट्री है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, यानी हमने कैश निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसकी क्या एंट्री होती है? इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर कभी कभी हम चेक से पैसा निकालेंगे तो बैंक अकाउंट। क्लियर है? कैश निकाला तो कैश अकाउंट और बैंक से निकाला है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आप इस पेज को बच्चों नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। चलिए फिर हम पढ़ते हैं फिफ्थ इम्पॉर्टेंट एंट्री। ये बच्चों जो एंट्रीज़ मैं आपको लिखा रहा हूँ ये एकदम रेगुलर हमारे इस चैप्टर में बार बार इनका यूज़ है। ठीक है, तो आपको ये एंट्री रिवाइज़ करनी है नोट डाउन करने के बाद घर पे।
चलिए फिफ्थ एंट्री क्या कहती है। फिफ्थ एंट्री में बताता हूँ अगर हम गुड्स विड्रॉ कर ले, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, जैसे कि अभी हमने कैश निकाला था तो बच्चों एंट्री क्या करी थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर हम गुड्स निकाल रहे तो उस टाइम पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, आपको परचेज लिखना पड़ेगा, गुड्स नहीं लिखोगे आप। ठीक, आप बोलोगे सर परचेज क्यों? क्योंकि हमारे गुड्स कम हो जाएंगे इससे। सेल नहीं लिख सकते क्योंकि सेल नहीं करी। ठीक है, तो ये फिफ्थ एंट्री हो गई। सिक्स्थ एंट्री है हमारी, अगर मैं किसी को कोई भी चीज़ एडवांस में पे कर दूँ तो तब उसकी क्या एंट्री बनेगी, पेड इन एडवांस की। तो उसकी एंट्री बचेगी कुछ भी, जैसे हमने जो भी चीज़ पे करी तो डेटर जिसको भी पे किया, डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश पे किया होगा आपने एडवांस में, या फिर आपने चेक दिया होगा तो बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें बच्चों वही सारे रूल लग रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। सबसे फर्स्ट रूल आपको यही लगाना है। मैंने ये रूल लगाया पेड इन एडवांस में, तो मुझे पता चला आया तो कुछ नहीं। अगर कुछ आ नहीं रहा तो एक बार आपको ये चेक करना है कि क्या गया, तो गया कैश, क्योंकि मैंने एडवांस में पे किया, इसका मतलब मैंने एडवांस में किसी को पैसा पे किया, कैश गया, लेकिन आया कुछ नहीं। तो ये क्यों गया था, तो जिसको हमने ये पैसा पे करा है हम उससे अभी भी वापस मांग सकते हैं, क्योंकि हमने जिस काम के लिए उसको पैसे दिए उसने अभी तक वो काम नहीं किया, तभी तो एडवांस माना जाएगा ना बच्चों। ठीक है, सेवंथ है रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, आपको इनकम रिसीव्ड हो गई एडवांस में। इनकम अगर एडवांस में रिसीव होगी तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सर रिसीव होगी तो कैश आ जाएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कैश की जगह बच्चों बैंक भी हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो बैंक भी लिख सकते हो। बैंक कब होगा सर, जब आपको रिसीव हो इनकम चेक से या ड्राफ्ट से, तब आपको बैंक शो करना पड़ेगा। ठीक है, एट्थ एंट्री आपको समझ आ गई है। एट्थ हम सीखते हैं अब आके। एट्थ एंट्री है हमारी इशूड अ चेक ऑफ ₹35,000 टू वेदिका, जो कि कौन है, अ क्रेडिटर। इशू करा है हमने एक चेक 35,000 का वेदिका को, जो कि हमारी एक क्रेडिटर थी, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। लाइन का मतलब समझाओ सर, ये तो ऊपर से निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इशू करा एक चेक जो कि था 35,000 का वेदिका को, जो कि हमारी क्रेडिटर थी, यानी हमने उसको पैसा पे करना था। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000 का ये मतलब हुआ कि हमने उसको देने तो थे 40,000, लेकिन हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में उसको 35,000 दे दिए। इसका मतलब क्या, हम 5,000 उसे बाद में देंगे? नहीं, अब हम उसको बाद में 5,000 नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बीच हो गई है सेटलमेंट। क्लियर है? तो इसकी एंट्री क्या बनेगी सर? तो इसकी एंट्री होगी, क्योंकि हमने वेदिका को पैसे दिए, तो वेदिका डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। पैसा दिया होगा या तो कैश दिया होगा या फिर चेक से दिया होगा। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर इनकी अमाउंटिंग करके दिखाओ। तो देखो, वेदिका को हमने देने थे 40,000 रुपये, जबकि हमारे पास से पैसा कितना गया, कितना क्रेडिट करूँगा कैश में, जितना मैंने चेक दिया उसको। तो चेक दिया है तो बच्चों 35,000 रुपीज़ मेरे बैंक से कटेंगे, तो 35,000, और बाकी का 5,000 मुझे डिस्काउंट मिल गया।
हो गया ना, देखो डेबिट में भी 40 और क्रेडिट के सब टोटल का भी 40। क्लियर हुई ये बात आपको? ये एंट्री कैसे करी मैंने, वेदिका को पैसे दिए तो वेदिका को देने थे 40, दिए मैंने 35, तो एंट्री बैलेंस नहीं हो रही थी, इसीलिए 2 डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमको 5,000 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो ये 5000। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो बच्चों। अब ये रही इसकी 5th एंट्री, 5th से लेके 8th तक। चलिए मैं आपको आगे अब नेक्स्ट एंट्रीज़ करवाता हूँ। ठीक है, तो अब हम करते हैं 9th एंट्री। ये एग्ज़ाम्पल है कि रिसीव्ड कैश या फिर चेक, कुछ भी हो सकता है, रिसीव हमको ऑफ ₹30,000 फ्रॉम मनीषा, जो कि कौन थी, अ डेटर, हमारी एक डेटर थी वो, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹35,000। तो सर समझाओ क्या एग्ज़ाम्पल है। तो मैंने बोला मुझको रिसीव हुआ, कुछ भी रिसीव हो सकता है बच्चों, इस एग्ज़ाम्पल में चेक या कैश कुछ भी रिसीव हो सकता है। तो मुझको रिसीव हुए 30,000, या तो कैश में हुए होंगे या भी चेक में हुए होंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक बताएगा कि आपको कैश मिला है या तो चेक मिला है। मैं दोनों से समझा रहा हूँ। मुझे रिसीव हुए मनीषा से 30,000, जो कि एक डेटर थी, यानी हमने उससे पैसे लेने थे। कितने लेने थे, इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 35,000, यानी हमने उससे लेने थे 35,000, लेकिन हमने फुल सेटलमेंट पे उससे कितने लिए, सिर्फ 30,000। यानी हमने बोला मनीषा आपने हमारे 35,000 पे करने हैं, लेकिन ऐसा करो, चलो आपकी बात पूरी ख़त्म करते हैं, यानी आपका अकाउंट पूरा क्लोज़ करते हैं और आप हमें 30,000 ही दे दो, बाकी 5,000 मैं आपको छूट दे देती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। 35 में से सिर्फ 30 दे दो और आपका और मेरा हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेटलमेंट। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, तो बच्चों आपके पास या तो कैश आएगा या फिर आपके बैंक में पैसे आएंगे अगर चेक देगा तो कैश या चेक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे सर, 30,000 ही आएंगे, क्योंकि उसने 30 ही दिए। अच्छा, और 2 किससे आए, मनीषा से। तो मनीषा अकाउंट, मनीषा से कितने लेने थे, आप बोलोगे 35,000 सर लेने थे, लेकिन हमने फुल फाइनल सेटलमेंट पे उससे 30 ले लिए, तो बाकी जो 5,000 है वो क्या हो जाएगा, हमने उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्लियर है, हमने उसको डिस्काउंट दिया 5,000 रुपीज़। चलिए 10th, गुड्स गिवन एज सैम्पल। आपने देखा होगा बच्चों, काफ़ी जगह ऐसा होता है कि हम अगर उस शोरूम में जाते हैं तो सैम्पल के तौर पे हम कुछ चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। जैसा कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मेरी एक कंपनी है जो कि बिस्किट्स बनाती है। तो बच्चों मैंने अभी स्टार्ट करी कंपनी और अपने सैम्पल्स इधर उधर बाकी शोरूम्स में भेजे या बाकी शॉप्स पे भेजे कि एक बार आप चेक करो और इसको बताओ कैसा है। तो वो सैम्पल्स अगर इस तरीके से कोई भेजता है तो उसकी भी एंट्री करनी होती है हमको, जो कि होता है सैम्पल्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2। इसमें भी बच्चों आप ध्यान से देखोगे, सैंपल भेजोगे तो आपके गुड्स ही जाएंगे, तो गुड्स जाएंगे तो फिर परचेज़ अकाउंट, जैसा कि ड्राइंग्स में हुआ था, याद है आपको। ड्राइंग्स में भी ऐसा ही हुआ था कि हमारे गुड्स अगर विड्रॉ हो रहे थे पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग्स टू परचेज़ हो रहा था उसका एंट्री। ठीक है, चलिए 11th, अगर हम गुड्स दे दें एज डोनेशन, गुड्स एज डोनेशन अगर हम दे दें तो हम गुड्स अपने डोनेट कर दें, तब क्या होगा, तो एंट्री बनती है डोनेशंस अकाउंट डेबिट 2 परचेज अकाउंट। तो
डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, चलिए 12th एंट्री। बच्चा आप डोनेशन दोगे या सैंपल बांटोगे, दोनों केस में आपके गुड्स जाएंगे। डोनेशन में आपके पास बच्चों आएगा कुछ नहीं, सिर्फ आपके गुड्स चले जाएंगे। तो फिर से यहाँ पे देखो परचेज़ ही लिखा है मैंने क्रेडिट में। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट है, अगर रिबेट अलाउ करते हैं हम गुड्स सोल्ड करते टाइम, यानी सामान बेचते टाइम अगर मैं कोई छूट दे दूँ तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री ये होती है, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू परचेज़र अकाउंट। जिसको हमने रिबेट अलाउ करा उसका नाम आता है क्रेडिट में, और यहाँ पे लिखते हैं बच्चा रिबेट अलाउड। ठीक है, तो ये कुछ एंट्रीज थी, आप इसे भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है। चलिए अब और कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज। बच्चों मैं ये आपको इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो लिखवा रहा हूँ ना अभी, ये पूरे होल चैप्टर में आपके यूज़ होने वाली है, इसलिए अभी हम इसे एज अ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस में क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये एंट्रीज़ पहले से ही आती होंगी। क्वेश्चन करते टाइम आपको ये एंट्रीज़ पहले से ही आती होंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं भी आपको आज कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एंट्री फॉर्म होती है, किस तरीके से उनका रूल होता है। तो इतना हम सीख लेंगे तो हम इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अब हम करते हैं 13th एंट्री है, शायद चेक कर लेना आप नंबरिंग। इस बार हमें रिबेट रिसीव हो गई, रिबेट रिसीव्ड ऑन गुड्स परचेज्ड। हमने सामान खरीदा और हमें रिबेट दी गई दुकानदार द्वारा, यानी जिससे हमने सामान खरीदा उसने हमें रिबेट दी। तो इसकी एंट्री होती है सेलर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। यानी कि जिसने हमें रिबेट दी वो डेबिट टू रिबेट रिसीव, जितनी हमको रिबेट मिली। ठीक है, चलिए 14th एंट्री देखते हैं। 14th है बच्चों बैड डेट की। बैड डेट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि बैड डेट मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो डूब जाए, यानी हमने किसी इंसान से वो पैसा लेना था लेकिन अब हमें वो पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सोनिया अ डेटर ऑफ ₹10,000 पेड ओनली 50% मनी। सोनिया कोई हमारी एक डेटर थी जिसने हमको सिर्फ 50% हमारा पैसा पे किया। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्योंकि कैश आया कितना 50%, तो 10,000 का 50% आप निकालोगे वो आ जाएगा 5,000 टू सोनिया। तो सोनिया से तो लेने थे 10,000, हालांकि हमने 10,000 लेने थे लेकिन उसने पे तो सिर्फ 5,000 किए, तो बाकी का 5,000 वो पे अगर नहीं करेगी तो वो कहलाया जाएगा बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितने बैड डेब्ट हो गए हमारे? 5,000 रुपये। क्लियर है बात? हमने ये बोला कि हमें सोनिया से लेने हैं 10,000 लेकिन उसमें से वो सिर्फ 50% पैसा पे करती है जो कि है 5,000। इसका मतलब बाकी पैसा वो पे नहीं करती, तो उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट। क्लियर है ये बात? इजी था? ठीक है। 15th एंट्री। अच्छा, अगर सिंपल बैड डेब्ट हुए होते तो क्या एंट्री होती सर? तो एंट्री होती बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बस ये सिंपल एंट्री हो जाती।
अगर सिंपल बैड डेप्ट हुए हों, मतलब कि पूरा का पूरा बैड डेप्ट अगर हो जाए। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सोनिया से लेने थे 10,000, उसने कुछ भी पे नहीं किया होता तो पूरे 10,000 यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे होल बैड डेप्ट हो जाते हैं अगर। ठीक है, चलिए लास्ट एंट्री है हमारी आज की ये। सर कभी ऐसा हो सकता है कि सोनिया ने यहाँ पे 5,000 हमें नहीं दिए थे, तो क्या पता वो कभी बाद में आके दे दे? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, आपको आपके बैड डेप्ट रिकवर हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या एंट्री बनती है सर? तो बैड डेप्ट रिकवर होगा, इसका मतलब आपको पैसा मिलेगा, सोनिया पैसे आके दे देगी ये 5,000 रुपये जो उसने उस टाइम पे नहीं दिए थे। तो ऐसे केस में पैसा आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल अगर लगाओगे तो कैश आ गया। टू गया क्या? टू में तो ये सोचते हैं ना गया क्या, तो सर गया तो कुछ नहीं, तो टू में क्या लिखें? पैसा क्यों आया था उसका रीज़न, तो पैसा आया था बैड डेट रिकवर। ठीक है, कभी भी बच्चों सबसे पहले कोई भी एंट्री पास करते टाइम आपको ये ध्यान लगाना है कि आया क्या और गया क्या। ये रूल लगाते ही अगर आपको समझ आ जाए आपकी दोनों चीज़ें, यानी डेबिट की भी और क्रेडिट की भी, तो आपकी एंट्री अच्छी है, पास हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा आपको सिर्फ एक चीज़ समझ आएगी कि ऐसा मतलब ऐसा होगा आपके साथ, आया क्या ये तो नहीं पता लेकिन गया क्या है ये पता है सर। या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि सर आया क्या है मुझे पता है लेकिन गया तो कुछ भी नहीं मेरे पास है। तो ऐसे केस में आपको रीज़न लिखना होता है उसका, यानी आया तो है लेकिन गया नहीं, तो आया क्यों, उसका रीज़न। मैंने किसी को कुछ पे करा लेकिन आया क्या उससे, कुछ नहीं, तो फिर क्या, उसका रीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हमने करी। तो ये भी आप एंट्रीज़ नोट डाउन कर लीजिए। आज हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे बच्चों, सिर्फ आपको मैंने ये एंट्रीज़ समझानी थी। इन एंट्रीज़ के ऊपर हम जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो इन एंट्रीज से ही हम उसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसको प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप देखते हैं हम रेगुलर आपकी वीडियोस बना रहे हैं और आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करूँगा। इसमें 8 चैप्टर तक हम पहुँच गए हैं और जल्दी मैं आपको धीरे धीरे पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू बच्चों।